फ्रेंड, जय हिंद। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग मतलब रसायन शास्त्र पढ़ रहे हैं, रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, और इसका भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आपको मतलब अगर पार्ट 3 वाला वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो आपको मतलब आइडिया होगा। यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, संतुलित समीकरण समझ लिए थे और असंतुलित पे भी थोड़ा बहुत चर्चा किए थे। अब आज हम लोग इसके नीचे वाला से देखेंगे क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग का ये हो गया आज पार्ट 4, रसायन विज्ञान का पार्ट 4। लगभग इसमें आई थिंक ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे कि मतलब और हम लोग का लोकतांत्रिक का, अर्थव्यवस्था का और आपदा प्रबंधन का वीडियो अपलोड हो गया है। अगर आप लोग उसको भी नहीं देखे हैं तो आप लोग उसको भी जाकर देखें। यहाँ पे इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, लघुत्तरीय भी बताया जाएगा और दीर्घोत्तरीय भी बताया जाएगा। सब यहाँ पे आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मतलब हर एक जगह आपको क्वेश्चन बना के बताया जाएगा। तो आप वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, मतलब शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। क्योंकि अगर आप स्किप कर देखते हैं तो मतलब आपको पता नहीं चल पाएगा इसके पहले क्या क्वेश्चन बना। यहाँ पे आपको सब चर्चा किया जा रहा है, कौन लघुत्तरीय बनेगा, कौन दीर्घोत्तरीय, कैसे क्वेश्चन बनेगा, इस सब पे चर्चा किया जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग का जो भी क्वेश्चन है इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है आप लोगों के पास। आप लोग चाहते हैं तो आप 400 प्लस में मार्क्स ला लीजिएगा इसको मतलब करके। तो चलिए हम लोग का फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ज्वाला। ज्वाला किसे कहते हैं? तो क्या होता है ज्वाला किसे कहते हैं? तो पहले हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। देखिए, ज्वाला होती है, यहाँ पे एक कैंडल है यानी मोमबत्ती है, ठीक है। क्या है? मोमबत्ती है। तो मोमबत्ती यहाँ पे आपको पहले फिगर बना दिया गया है, उसके बाद आपको समझाने का प्रयास किया गया। इसको थोड़ा और हम लोग जूम कर लेते हैं, आपको अच्छे से दिखाई देगा। तो देखिए, थोड़ा आप लोग इसको फिगर को देख लीजिए। यहाँ पे क्या है? ये मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती है। और इसमें जो दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसे 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 दिखाई दे रहा है, ये क्या है? धागा है। क्या है? धागा है। और जो मतलब नीचे वाला जो क्षेत्र होता है ये नीला क्षेत्र होता है। क्या होता है? यह नीला क्षेत्र होता है, आपको फिगर बना देना है। और जो इसके बीच वाला क्षेत्र होता है, इसके ऊपर वाला, वो काला क्षेत्र होता है। और उसके ऊपर वाला क्या होता है? दीप्त। और उसके ऊपर वाला क्या होता है? अदीप्त। अदीप्त में मतलब प्रकाश का मतलब जो भी आपको हीट है वो नहीं प्राप्त होगा। चलिए अब हम लोग इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है। फर्स्ट वाला मतलब इसके क्या हुआ है, देखिए बोल रहा है नीला क्षेत्र में दहन की क्रिया नहीं होती है। जो भी नीला क्षेत्र है मतलब यहाँ पे क्या होता है? दहन की क्रिया। मतलब यहाँ पे आग मतलब मतलब हमको लगता है आग जलता है, लेकिन यहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होती है। अगर वहाँ पे आप हाथ लगाते हैं तो वहाँ पे आपका हाथ नहीं जलेगा। लेकिन दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, इसका रंग पीला भी होता है। जो पीला वाला क्षेत्र है उसमें अपूर्ण दहन होता है, अगर उसमें आप हाथ लगाते हैं तो आपका हाथ जल जाएगा। आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो दीप्त क्षेत्र में अपूर्ण दहन होता है, इसका रंग पीला होता है। और अदीप्त क्षेत्र में पूर्ण दहन होता है। और जो ऊपर वाले सबसे होते हैं, अगर वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा भी हाथ लगाते हैं, हाथ आपको पड़ता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्या होगा ना, यहाँ पे आपको देखिए बताते हैं, एक मिनट। जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, अगर यहाँ पे मतलब आपका गलती से भी हाथ पड़ जाता है तो लगता है कि आप कितना जल गया। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसी को मतलब बताया गया है। तो अगर आपको दीर्घोत्तरी 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है आपके ज्वाला किसे है, ज्वाला किसे कहते हैं, तो आप फिगर वगैरह बना के और जितना है उतना लिख दीजिएगा, तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी लेकर ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मतलब हो गया ही। अब हम लोग समझते हैं इसको क्या है। देखिए क्या हो रहा है, खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल है, बिहार बोर्ड का बहुत ही फेवरेट सवाल है। तो खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एलपीजी। क्या? एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। किस गैस का? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो आपके यहाँ पे एक नंबर में सवाल आ जाएगा, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। खाना बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? एलपीजी का। देखिए अब क्या बोल रहा है, एलपीजी किसका मिश्रण होता है, इसके प्रमुख अवयव कौन है? तो एलपीजी एथेन का भी मिश्रण होता है, प्रोपेन का भी मिश्रण होता है और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसका मुख्य अवयव ब्यूटेन है। अब देखिए ये क्या होता है ना, एलपीजी किसका किसका आपसे मतलब पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव में या सब्जेक्टिव में, एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का। अब यहाँ पे आपके एक नंबर में सवाल पूछ देगा,
एलपीजी का मुख्य अवयव कौन है? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य अवयव कौन होगा फ्रेंड? तो एलपीजी का मुख्य अवयव ब्यूटेन होगा। तो आप समझ गए एलपीजी का मिश्रण, तो एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका मुख्य अवयव तो ब्यूटेन। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, मतलब बिहार बोर्ड के लेके आपको कोई भी दिक्कत हो रहा होगा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हम लोग इसको अब देखते हैं आगे क्या है। एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? जैसे मतलब आप मतलब जो भी सिलेंडर होता है, थोड़ा सा भी गैस बाहर निकलता है तो उस हमको मतलब महक आने लगता है ना, से भाई गैस लीकेज कर रहा है, आने लगता है ना, तो कौन सी मतलब होता है, क्या होता है, तो उसको मिलाया जाता है। देखिए एथाइल मैरकैप्टन। तो क्या हो रहा है, एलपीजी गैस में गंध के लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? तो इथाइल मैरकैप्टन। इथाइल मैरकैप्टन कौन सी गैस मिलाया जाता है? इथाइल मैरकैप्टन। इथाइल, आपसे यहाँ पे 1 नंबर में सवाल आ जाएगा, इथाइल मैरकैप्टन किसका मतलब का रासायनिक तत्व क्या है? तो C2H5 और SH, C2H5 और SH, C2H5 और SH। इथाइल मैरकैप्टन किस में मिलाया जाता है? तो एलपीजी में। इथाइल मैरकैप्टन किस में मिलाया जाता है? तो ये क्या किस में मिलाया जाता है फ्रेंड? एलपीजी में मिलाया जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग इसको आगे वाला एक क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो जैसे कि आपको कल बताए थे संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण, जिसका परमाणु संख्या, दोनों परमाणु संख्या मतलब प्रतिफल की तरफ भी और अभिकारक की तरफ भी, मतलब इधर क्या होता है अभिकारक होता है और इधर क्या होता है प्रतिफल होता है। तो जो दोनों की तरफ क्या होता है, परमाणु संख्या अगर समान है तो उसके संतुलित समीकरण, और दोनों तरफ परमाणु संख्या समान नहीं है तो उसके असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए पीबी है, पीबी और NO3, तो मतलब O के पास कितना परमाणु संख्या है? 3 है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे O के पास कितना परमाणु संख्या है? 4 गो है, 2 ही और 2 ही, कितना परमाणु संख्या होगा? 4 गो। तो आप बताइए क्या यह इसका परमाणु संख्या दोनों का समान है? बताइए, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, परमाणु संख्या कभी समान होगा? नहीं हुआ ना। तो क्या कौन सा समीकरण होगा फ्रेंड? तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। यहाँ पे पीबी का परमाणु संख्या 1 तो यहाँ पे भी 1 है ना, यहाँ पे N का परमाणु संख्या 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, लेकिन यहाँ पे सबसे परमाणु संख्या कितना 5 हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको समझ लेते हैं। सॉरी, चलिए क्या बोल रहा है, समीकरण CaCO3 ऊष्मा, तो CaO प्लस CO किस प्रकार का समीकरण है? जब 2 से 1 हो जाता है तो उसको, जब 2 से 1 1 से 2 हो जाएगा तो उस वाले समीकरण को किसके बोलते हैं? वियोजन को बोलते हैं। जब कोई समीकरण 1 से 2 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? वियोजन। लेकिन वही 2 से 1 हो जाएगा, 2 से 1 हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन। क्या बोलते हैं? संयोजन। तो यहाँ पे 1 है ये, और 1 से क्या हो गया? 2 हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? वियोजन। इससे पहले वाले वीडियो में आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है ना। देखिए लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है और यहाँ पे क्या है? 1 है। हमको पता नहीं है भाई कि हम, मान लीजिए आपको सूत्र नहीं याद है तो जरूरी नहीं है भाई सूत्र याद करना, आपको देखना है क्या, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कौन सा समीकरण होगा भाई? तो यह कौन? संयोजन समीकरण होगा। बस ट्रिक जानो, बस समझना, कंसेप्ट जानो, बस याद करने का मतलब, आप अगर आप कंसेप्ट आपका क्लियर आ रहा है तो याद ऐसे ही हो जा रहा है। तो बताइए 2 है 1 है, 2 से 1 बन रहा था, कौन संयोजन? संयोजन होगा ना। चलिए अब बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है? तो बोल रहा है मतलब जो 4 समीकरण था तो उसमें बोल रहा है कौन समीकरण संतुलित है। तो देखिए NH4 और NO2, तो H के पास 4 और O के पास कितना परमाणु संख्या है? 2। तो देखिए अब तो यहाँ पे देखिए N और H क्या हुआ, तो 2 और 2 कितना हो गया? 4 हो गया, 2 और 2 का 4 हो गया, और O हो गया। O के पास कितना परमाणु संख्या है? 2 है, तो यहाँ पे भी O के पास कितना परमाणु संख्या? ए वाला परमाणु संख्या O के भी लिए है और H के लिए भी है। ठीक है ना, कोई दिक्कत? तो मतलब ये हो गया। अब चलते हम लोग आगे, आगे क्या है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए बोल रहा है क्या, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊपर वाले वीडियो में आपको चर्चा किया गया, तो ऊष्मा क्षेपी है। तो श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो ऊष्मा क्षेपी है। देखिए अपचय, अपचय में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटना, ऑक्सीजन, अवयव, अवकरण, उपचय, ऑक्सीकारक, अवचायक, अवकारक, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओ मतलब ऑक्सीजन का टूटना और हाइड्रोजन का हटना। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है और हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको किस वाला कर अभिक्रिया बोलेंगे? तो उपचय अभिक्रिया बोलेंगे। लेकिन वही अगर
हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? उपचय अभिक्रिया। क्या अपचय अभिक्रिया बोलेंगे? कौन कैसे बोलेंगे? जिसको ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण और इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए इसकी मतलब इसको नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, आपको नीचे और भी अच्छे से समझ आएगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ उपचय या ऑक्सीकरण का उदाहरण दीजिए। तो उपचय कौन कौन है? तो उपाचय जो देखिए O2 उपाचय है, Cl उपाचय है, आई उपाचय है, ZNO उपाचय है, MgO उपाचय है, MnO उपाचय है और CaC उपाचय है। तो MnO किसका मतलब रासायनिक सूत्र है? तो पाइरोलूसाइड किसका है? पाइरोलूसाइड का MnO2 किसका रासायनिक सूत्र है? तो पाइरोलूसाइड। आपके ऑब्जेक्टिव में सवाल बन क्या जाएगा? पाइरोलूसाइड का सूत्र क्या है? तो MnO2। ठीक है। तो उपचय कौन कौन है? तो O2 Cl2 और I2 ZNO और MgO और MnO और CaC। तो इस सब का मतलब तत्व का नाम लिख के बताना है। O2 का क्या होता है? O क्या है? ऑक्सीजन है, इसको बता दिए। अब इस सब का आपको सबका लिख कर कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अब इसको देखते हैं। तो ये हो गया उपाचय। अब अपाचय पर देखते हैं क्या हो गया ना। तो आपका मतलब इस सवाल बनता है। ठीक है ना। बोल देगा निम्न में कौन उपाचय है, तो दो इसमें दे देगा, एगो इसमें दे देगा। अब बोल देगा इनमें कोई नहीं, तो आपको मतलब समझना जरूरी है, याद कर लेना। ठीक है ना। अब अपाचय तो CnaMg और H2O और Cl HCl क्या है? HCl। तो अपाचय कौन है? C है, Na है, Mg है, H2S है और HCl है। अवकारक कौन है? देखिए उपाचय बोले या ऑक्सीकारक बोले, उपाचय बोले या ऑक्सीकारक बोले, बात एक ही है फ्रेंड। ठीक है ना। तो आपसे पूछे ऑक्सीकारक कौन है इनमें या उपाचय कौन है इनमें, तो ये सब ऑक्सीकारक है और उपाचय है। और वही बात पूछे अपाचय या अवकारक कौन है इनमें से, तो ये सब अपाचय है और अवकारक है। ठीक है ना। तो अधिकतर बिहार बोर्ड इससे सवाल बनाता है और इससे सवाल बनाता है। ठीक है ना। तो मतलब आपको इतना ही लिखा गया है, जिससे सवाल बनाते हैं उसी को लिखा गया है, ज़्यादा लिखने का प्रयास हम लोग भी नहीं किया। ठीक है ना। तो आप लोग इसको देख लिए। चलिए अब बोल रहा है क्या, कुछ रेडॉक्स पदार्थ का उदाहरण अर्थात जो उपाचय और अपाचय दोनों होते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल बन के आ सकता है, उपाचय और अपाचय कौन होते हैं? दोनों हो खाली, मतलब दोनों कौन होता है? तो SO2 होता है और H2O2 और O3 और HNO2 होता है। HNO2 होता है। क्या होता है? कुछ रेडॉक्स, आपसे रेडॉक्स भी पूछे या उपाचय अपाचय दोनों होता है, कौन कौन है? तो ये सब दोनों होते हैं। क्या होते हैं? ये लोग दोनों होते हैं। ठीक है ना। या रेडॉक्स भी, इसको रेडॉक्स भी बोलते हैं, या उपाचय अपचय दोनों होते हैं। तो SO2 और H2O2 O3 और HNO2। ठीक है ना। कोई दिक्कत? रेडॉक्स बोलिए, उपाचय या अपचय दोनों होता है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में कौन उपाचय और अपाचय और उपाचय दोनों है? तो SO2 देखिए, अभी यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट देखे ना, अभी सवाल बन गया। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा अपाचय और उपाचय दोनों है? तो SO2 H2O O2 और O3 और HNO2 सब उपाचय अपचय दोनों है, या रेडॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन अपाचय नहीं है? अपाचय नहीं है। ठीक है ना। तो कौन अपाचय नहीं है? तो एक मिनट फ्रेंड, थोड़ा लग रहा है डाउटे है, एक मिनट रुकिए। हाँ चलिए, आप सभी को पता है इसमें अपाचय कौन नहीं है? O2 नहीं है। कि O2 क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक या उपाचय है। इसमें CNA और Mg क्या है? अपाचय या अवकारक है। CNA Mg क्या है? अपाचय या अवकारक। इस बोल रहा है कौन नहीं है, तो ये नहीं है। देख ली ना कैसे सवाल बना दिया, थोड़ा डिफिकल्ट बना देगी नहीं यहीं पे। अब इसमें क्या है, निम्नलिखित में कौन उपाचय नहीं है? बताइए। H2S उपाचय नहीं है। क्या है? ये अपाचय है। क्या है? ये अपाचय है। और O2 Cl2 और I2 क्या है? उपाचय है। क्या है? उपाचय है। तो H2S क्या है? उपाचय नहीं, क्या है? अपाचय है। क्या है? अपाचय है। अपाचय या अवकारक बोलिए, बात एक ही है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसके वाला क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन उपाचय और अपाचय दोनों है? तो क्या SO2 H2O
H2O3 ये सब उपापचय और अपचय दोनों है, या इसको रेडॉक्स भी बोलते हैं ना भाई। तो इनमें से क्या है, ये सभी हो गया। तो निम्नलिखित कौन उपापचय और अपचय दोनों है, तो SO2 H2O2 O3 ये सब क्या है, उपापचय और अपचय दोनों है, या रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीकारक। देखिए क्या बोल रहा है, ऑक्सीकारक के कुछ उदाहरण। तो 2Cu और O2 बराबर क्या हुआ, 2CuO, ये फर्स्ट वाला हो गया। और तो इसको देखिए मतलब फर्स्ट में पहिलका में Cu का ऑक्सीकारक हुआ, यहाँ पे ये वाला समीकरण लिख देगा। बोल रहा है यहाँ तो बोल देगा ऑब्जेक्टिव में इसमें किसका ऑक्सीकारक हुआ, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकारक हुआ, Cu का ऑक्सीकारक हुआ। क्यों Cu का ऑक्सीकारक हुआ, क्योंकि Cu किससे जुड़ गया, ऑक्सीजन से जुड़ा। किससे जुड़ा, ऑक्सीजन से जो, इसीलिए Cu का ऑक्सीकारक हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो यहाँ पे Cu का ऑक्सीकारक हुआ। और MgO2, तो आप बताइए यहाँ पे किसका ऑक्सीकारक होगा, तो भाई Mg का ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकरण। ठीक है ना, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे Cu का ऑक्सीकरण होगा और यहाँ पे Mg का ऑक्सीकरण होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब क्या है, देखिए मतलब अगर ऐसे वाला रहेगा तो इसको होल ट्वाइस बोलते हैं, अगर 3 रहेगा तो होल थ्राइस बोलते हैं, अगर 4 रहेगा तो होल फोर्थ बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए मतलब इधर कोई विशेष बात नहीं है, आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा, आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखिए CO को कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, CO को क्या बोलते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बोलते हैं। और Ca2 को कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। और SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं। और SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फर ट्राइड ऑक्साइड गैस बोलते हैं। और CCl4 को क्या बोलते हैं, तो कार्बन डेट्राक्लोराइड बोलते हैं, कार्बन डेट्राक्लोराइड बोलते हैं। और PCl5 को क्या बोलते हैं, तो फास्फोरस फेंटा क्लोराइड, फास्फोरस फेंटा क्लोराइड। और CaOH2 को क्या बोलते हैं, तो Ca और OH के होल ट्वाइज है। क्या है यहाँ पे, इसका भी और इसका भी अभी ऊपर बताया ना, ये क्या है, होल ट्वाइज है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना भाई, तो क्या हो गया, होल ट्वाइज होगा। AlOH3 क्या है, तो इसका मतलब Al और OH का होल क्या है, थ्राइस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 है। ठीक है, तो CO को कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 को सल्फर ट्राइडाइऑक्साइड, CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड, और PCl को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, और CaOH2 को, तो मतलब यहाँ पे ये दोनों का क्या है, होल ट्वाइज है। और यहाँ पे इसका भी क्या है, होल थ्राई है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। बिहार बोर्ड के लेकर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया जाएगा, आप उसको कॉल कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने का आपको प्रयास किया जाएगा, सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। देखिए ऑक्सीकरण या उपापचय किसे कहते हैं या क्या होता है, 2 नंबर का सवाल आएगा, तो आपको कैसे लिखना है। देखिए तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की वृद्धि, ऑक्सीजन की क्या होता है, वृद्धि होता है, और हाइड्रोजन की कमी होता है, उसे ऑक्सीकरण मतलब अभिक्रिया कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और हाइड्रोजन की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए H2SCl क्या हुआ, H2SCl, और तो यहाँ पे देखिए क्या बन गया, 2HCl और प्लस में S हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण की कमी और हाइड्रोजन क्या हो, सॉरी ऑक्सीकरण की वृद्धि और हाइड्रोजन की कमी हो गया। और इसी तरह यहाँ पे क्या हो गया, 4NH3 और 3O2, तो यहाँ पे 2NO2 प्लस OH2C। ठीक है ना, तो देखिए तो ये वाला जो समीकरण है 4NH3, इसको अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है, इसमें क्या हुआ, अमोनिया का ऑक्सीकरण हुआ है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर डिफिनेशन आपसे पूछ रहा है तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ, सॉरी यहाँ से लेकर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 2 नंबर का है तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए अब इसको मतलब कुछ दिया है, इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, MnO2 और HCl, इसके बाद क्या बना, MnCl प्लस 2H2O और Cl,
तो MnO2 को क्या बोलते हैं, तो पाइलोरोसाइट। MnO2 को क्या बोलते हैं, तो पाइलोरोसाइट। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या बोलते हैं, जल, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोरीन। तो अगर ई वाला मतलब बोल देगा पाइरोलोसाइट का क्या फुल फॉर्म है या रासायनिक सूत्र क्या है, तो MnO2। इसी तरह इसको भी पूछ देगा तो आप समझ जाएंगे। तो देखिए इसमें HCl का ऑक्सीकरण या उपचय हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे ऐसे भी वाला समीकरण भी दे देगा, आप बोल देगा इसमें किसके ऑक्सीकरण हुआ है और किसका उपचयन हुआ है। तो अगर आपको पता है अगर ऑक्सीजन हटेगा तो ऑक्सीजन हटेगा तो अवकरक या उपचय होगा, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन हट रहा है इसीलिए क्या हुआ, ऑक्सीकरण या उपचय। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं क्या है अपचय या अवकरक। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन क्या होता है, वृद्धि होता है, उसे उपचय कहलाता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे और H2 + Cl2 और 2HCl, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो आप ये वाला समीकरण लिख दिया, आप बोल दिए इसमें किसका अवकरक हुआ है, तो Cl का अवकरण हुआ है। क्यों अवकरण हुआ, क्योंकि H जो है Cl के साथ जुड़ गया है। क्यों अवकरण हुआ, क्योंकि H जो है Cl के साथ जुड़ गया है। ठीक है ना। और इसी वाला समीकरण को देखिए H2 + I2 तो बना क्या 2H, तो इसमें क्या हुआ हाइड्रोजन आयोडीन, मतलब इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयोडीन। ए वाला समीकरण को सिर्फ ए वाला H2 है ना, तो HI इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयोडीन। तो इसमें I2 का क्या हुआ अपचय या अवकरक। I2 का क्या हुआ उपचय या अवकरक। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यह क्या हुआ है हाइड्रोजन इसके साथ आके जुड़ गया है। उसी तरह ये भी है 2H2 और O2, तो इसमें किसका अवकरक हुआ, तो O2 का अपचय या अवकरण हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन की अगर वृद्धि होगा और हाइड्रोजन की कमी होगा तो उपाचय या ऑक्सीकरण, और वही अगर ऑक्सीजन की कमी होगा और हाइड्रोजन की वृद्धि होगा तो अपचय या अवकरण। आपको मतलब समीकरण जो भी है इसको देख लीजिएगा, आप लोग समझा दिए। अब हम लोग देखते हैं तो इसमें भी किसका होगा, तो Cu का अवकरण हुआ। चलिए तो अब हम लोग इस वाले समीकरण को देखते हैं क्या है। देखिए क्या है 2Cu और O2 तो बराबर क्या हुआ Cu। तो ये किस प्रकार का ऊपर देगा पूछ रहा है, ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है। तो जब 2 से 1 हो रहा है तो कौन मतलब इसमें सॉरी 1 मिनट क्या बोल रहा है, रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो देखिए ये वाला जो रासायनिक अभिक्रिया है अगर आप संयोजन बोलते तो वो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे यह ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी हुआ है जो O2 के साथ क्या हुआ है जुड़ा है, O2 के साथ क्या हुआ है जुड़ा है। उसी तरह Cu और H2 गर्म है, तो मतलब ये वाला समीकरण है। तो क्या पूछ रहा है, तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया, तो यह अपचय अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि वो है जो हाइड्रोजन के साथ जाके जुड़ गया है इसीलिए अपचय है। देखिए बोल रहा है क्या, विस्थापन की क्रिया सिर्फ धातु के साथ होता है। जो भी विस्थापन, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन जो भी होता है उसका क्रिया सिर्फ किससे होता है, धातु से होता है। आपको जिसमें टन या छन की आवाज़ आए, जो चमकीला होता है उसे धातु बोलते हैं, आपको कल बताए थे। तो विस्थापन की क्रिया सिर्फ धातु से होता है, अधातु से नहीं। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या है, H2 और Si2 और Hi+S में कौन उपाचय है। तो इसमें कौन उपाचय है, I2 उपाचय है। ठीक है, कौन उपाचय है, I2 उपाचय है। RHS में ऑक्सीकरक या अवकरक की क्रिया नहीं होते हैं, मतलब जो राइट हैंड साइड है इसमें कभी भी उपाचय या ऑक्सीकरण की अभिक्रिया नहीं होता है। ठीक है ना, अगर होगा तो इधर होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में। चलिए अब आगे वाला जो भी क्वेश्चन इसको हम लोग देखते हैं क्या है। 1 मिनट थोड़ा हम लोग, चलिए कोई बात नहीं। चलिए तब हम लोग इसको समझ लेते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन कथन सही है। तो ये वाला जो कथन था, 1 मिनट, ये वाला जो कथन था क्या था, सही था। क्या, क्योंकि इसमें कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। अब और श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, तो क्या उसमें छवि आपको बताया ऊपर। तो अपचय वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है ऑक्सीजन का, आपसे पूछ देगा अपचय वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इस सब प्रक्रिया अपचय में होता है। सब प्रक्रिया क्या होता है, अपचय में होता है, जिसमें ऑक्सीजन का योग भी होगा, हाइड्रोजन का वियोग भी होगा और इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा, उसे क्या बोलेंगे, अपचय अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए आप देखते हैं उपाचय।
अगर ऑब्जेक्टिव में सॉल्व क्या रहा है तो इसे देगा, तो आप इसको डी वाला को मार दीजिएगा। उपचय वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का योग और इलेक्ट्रॉन का त्याग दोनों का क्या है, समान है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए ऑक्सीकरण या उपचय, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। जो ऑक्सीकरण हो या अपचय हो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा। लेकिन अगर वह अवकरण हो या अपचय हो तो उसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा। ये इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक है। लेकिन ऑक्सीकरण या उपचय इलेक्ट्रॉन का ग्रहण भी करता है और ये भी इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। तो देखिए यहाँ पे दोनों ग्रहण भी करता है, दोनों जो है ऑक्सीकरण के उपचय ये ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है। उसी तरह अवकरक है, ग्रहण भी करता है और त्याग भी करता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना। तो ऊपर वाले से कन्फ्यूज आप नहीं होइएगा। चलिए अब ये वाला समीकरण है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। सॉरी क्या हो जा रहा है कभी कभी यार। देखिए Na2Na2SO4 + 2 BaCl2 एरोक्सिन 2BaSO4 + 4H4NaCl। तो अगर क्या पूछ रहा है किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, तो ऊपर अगर पार्ट 3 वाला वीडियो अगर आप देखे होंगे तो आपको देखते ही समझ आ गया होगा कौन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दूगो है, यहाँ पे भी दूगो है ना, यही देखने के लिए बोला था। तो क्या हो गया, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हमको पता नहीं है क्या कौन समीकरण बना कौन नहीं बना, इसको हमको जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे देखना है आपको। दूगो है, यहाँ पे भी दूगो है, तो बस हो गया। कौन समीकरण हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया या द्विविस्थापन समीकरण हो गया। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं, इसको थोड़ा और छोटा कर दिए। चलिए क्या है इसको हम लोग अब देखते हैं क्या बन रहा है। निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है, तो कौन सा बुझा हुआ चूना है इसको बताना है। तो C एक काली यानी बिना बुझा हुआ चूना, ये वाला आंसर इसका क्या है, राइट है। ठीक है ना। सॉरी फ्रेंड। चलिए अब इसको देखिए, निम्नलिखित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। अब बोल दिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है, तो यह क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है CaO2 और CO2 + 94.45 केल्विन कैलोरी, 45 केल्विन कैलोरी। ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या है यह, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आगे देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन अवकरक का गुण प्रदर्शित करता है। तो ऊपर वाला अगर वीडियो मतलब आप अच्छे से देखे होंगे तो आपको पता है भाई ये अवकरक है और ये ऑक्सीकरक है। ठीक है ना। तो अब इसको देख लेते हैं, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया, तो ऑक्सीकरण है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो यह ऑक्सीकरण। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण है। और ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक अनुप्रयोग क्या है। तो वनस्पति तेल में साधारणतः लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। निकेल उत्प्रेरक का उपयोग करके वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण किया जाता है। दीर्घोत्तरीय का सवाल है भाई मेरे, दीर्घोत्तरीय का सवाल है, तो यहाँ तक लिख दीजिएगा, बस यहाँ तक लिख दीजिए, आपका दीर्घोत्तरीय हो जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पे जो फिगर है ना इसको बना दीजिए, बस फिगर है बना दीजिए, लिख दीजिए, इसको भी 2 बार और इधर भी 2 बार, निकेल उत्प्रेरक और H2। फिर इसी तरह ऊपर H, नीचे 2 R, ऊपर 2 H और नीचे भी 2 R और सामने भी R। जहाँ R क्या है, अगर ये वाला समीकरण दे दिया, ये वाला समीकरण दे दिया, अब बोल दिया यहाँ पे R क्या है, तो R एल्कीहल समूह है। R क्या है, एल्कीहल समूह है। R क्या है, यहाँ पे एल्कीहल समूह है। ऑब्जेक्टिव में सवाल बन जाता है, दे देता है, तो R क्या है यहाँ पे, एल्कीहल समूह है। R क्या है यहाँ पे, एल्कीहल समूह है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में H से योग कर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त कर हाइड्रोजन कर किया जाता है। तो अब 2 नंबर का सवाल आएगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दीजिए और दीर्घोत्तरीय का आएगा तो पूरा लिखना होगा। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को H से योग कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्राप्त करना ही हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो चलिए इसको देख लीजिए। सॉरी क्या हो जा रहा है, कभी कभी बड़ा हो जाता होगा। तो मतलब अगर आप यहाँ तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मतलब इस चैनल पे अगर बने रहिए आप और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए और आप भी देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए और वीडियो को मतलब जो भी है इसका स्क्रीनशॉट भी लेते चलिएगा आप लोग।
तो अब मैं मिलूँगा कल, आगे जो भी श्रृंखला है उसमें हम लोग अब बात करेंगे। तो मैं अब आप लोगों से कुछ ही क्षणों में विदा लूँगा। तो चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए, तो आप लोग, उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बिहार बोर्ड में आपको मतलब अच्छा रैंक लाना है। चलिए, तो अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ।